आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि जब हम पाइथन का अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है जो हम हमेशा रन नहीं करना चाहते। बट उन स्टेटमेंट से पहले हमारे पास कोई कंडीशन है, उसको हम चेक करेंगे। अगर वो ट्रू या फॉल्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि स्टेटमेंट चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैंने आपको इफ कंडीशन पढ़ाई थी। कोई भी स्टेटमेंट जो आप इफ कंडीशन के अंदर इफ के ब्लॉक में लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेड ब्लॉक। तो ये स्टेटमेंट्स जो इफ के ब्लॉक में लिखे हुए हैं, ये तब चलेंगे जब ये कंडीशन ट्रू होती है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। आगे का जो कोड है और इफ के आगे जो लिखा हुआ है वो आपका चलता है। ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ के साथ आप एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं। अब इफ की कंडीशन ट्रू होने पर इफ का ब्लॉक चलता है, और इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर हमारा एल्स का ब्लॉक चलता है। तो जब आप इफ के साथ एल्स लगाते हैं तो एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है। एल्स इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर चल जा, और इफ की कंडीशन ट्रू होने पर हमारा इफ का ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो। हम्म, इस भाई जो भी आप अपने वैल्यू लिखते हैं जिसमें करेक्टर्स आते हो, न्यूमेरिक वैल्यू ना आती हो, तो उसके लिए रूल था कि आप उसे स्ट्रिंग में लिखेंगे। अगर मैं किसी न्यूमेरिक वैल्यू को लिखूंगा तो बिना डबल कोट्स के, बिना स्ट्रिंग के मैं लिख सकता हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए इस बार जो सिचुएशन है वो ये है कि मान लीजिए हमने स्टूडेंट से उसके मार्क्स इनपुट कराए। भाई अपने मार्क्स बताइए क्या है आपके। इस बार हम पास फेल ना बताकर हम ये बताएंगे कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, सेकंड डिवीजन से पास हैं, या थर्ड डिवीजन से पास हैं, या आप फेल हो गए। तो इस बार आपके पास टोटल 4 कंडीशन है। ठीक है। पहली कंडीशन है आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं। सेकंड है आप सेकंड डिवीजन से पास होते हैं, आप थर्ड डिवीजन से पास हो सकते हैं, आप फेल भी हो सकते हैं। तो कैसे इस काम को करेंगे उसको देखते हैं। तो अभी मैंने इफ के बारे में सोचा और कंडीशन लगा दी फेल होने की। इफ मार्क्स, और जो हमें क्राइटेरिया गिवन है वो हम अपने आप एक मान लेते हैं कि अगर मार्क्स की वैल्यू 30 से बिलो आती है तो आप फेल माने जाएंगे। तो हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन बनाई, इफ मार्क्स इज लेस देन 30। इंडेंटेड ब्लॉक में मैंने सिंपल एक मैसेज लिख दिया कि भाई आप फेल हो गए। ठीक है। ठीक। उसके बाद अब हमने एक और कंडीशन लगानी है। तो अब जैसे ही मैं एल्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने क्वेश्चन आ जाते हैं। सर एल्स में अब मैं ये कैसे बताऊं कि सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है कि फर्स्ट डिवीजन है। जब दो कंडीशन होती हैं तब तो एल्स बढ़िया है, तभी काम करता है एल्स। और जब कंडीशन दो से ज्यादा हो, 3 4 5 हो, तो इफ एल्स काम नहीं करता। तो उस केस में फिर क्या करेंगे, हमने कहा एक काम करते हैं, उस केस में इफ ही लगा देते। मान लो इफ फिर लगा दिया। इफ यहाँ लिख दिया मैंने मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो आप पास हो गए, लेकिन थर्ड डिवीजन से पास हो गए आप। ठीक है। उसके बाद मैंने इफ लगाया और एक कंडीशन और डाल दी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो ये जो क्राइटेरिया है 30 का, 45 का, ये हम एक अपनी तरफ से अज्यूम करके चल रहे हैं। कल को आप
जो कहेंगे उसके हिसाब से ये बदला जा सकता है। तभी मैं 45 पर सेकंड डिवीजन करना चाहता हूँ कि अगर किसी के मार्क्स 45 या 45 से ज्यादा हो गए तो भाई उसकी सेकंड डिवीजन हो जाएगी। और इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो फिर वो हमारा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा और पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था उस नॉलेज का यूज करते हुए आपको इसका आंसर बताना है। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए 75। जो हम चाहते हैं आउटपुट में वो नहीं आता है। आउटपुट में वो आता है जो प्रोग्राम में लिखा गया होता है। तो जो आप चाहते हैं उसको आपको प्रोग्राम में लिखना होता है, फिर शायद जो आप चाहते थे उसके हिसाब से आउटपुट आ जाए। ठीक है, आप चाहते थे कि आपके प्रोग्राम में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल का कोड आए, तो आपने वो कोड लिखा है। अब आपने वही कोड लिखा है या कुछ और लिख दिया है ये आप जानो, लेकिन इंटरप्रेटर क्लियर है। इंटरप्रेटर कह रहा है मैं आपके दिमाग को नहीं जानता, मैं तो प्रोग्राम को जानता हूँ। प्रोग्राम में जो आप लिख दोगे उसके हिसाब से मैं अपना काम करूंगा। चलो अब बताओ, जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा तो कौन सी डिवीजन आएगी? इसकी फेल होगा, फर्स्ट डिवीजन आएगी, सेकंड डिवीजन आएगी, थर्ड डिवीजन आएगी, या कुछ और ही आएगा? थर्ड डिवीजन आएगी। तीनों आएंगी। और कोई अपनी राय देना चाहता हो? जो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं वो चैट में लिख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। चलो, तो सर अगर हम अपनी लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें तो मैंने आपको यह बताया था जितने भी इफ होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी भी इफ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा इफ चल चुका है कि नहीं चल चुका है। जितने भी इफ प्रोग्राम में लिखे जाते हैं इंटरप्रेटर सबको मौका देता है। अगर उस मौके का फायदा इफ उठा पाता है तो इफ उसको एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रेटर उस इफ को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सर एक चल चुका है तो अब दूसरे को हम चलाएंगे ही नहीं। मौका सबको मिलेगा, जो चल सकता है चल जाए। ठीक है, ऑनलाइन कैंडिडेट जो भी हैं चैट में अपनी बात लिख सकते हैं। आज कुछ स्पीकर में प्रॉब्लम है तो आपको मैं म्यूट करूंगा, आप बोलोगे तो वॉइस आपकी मेरे पास तक नहीं आ पाएगी, है ना? तो आप जो भी है चैट में फिलहाल के लिए आज के लिए लिख सकते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले इस वाले इफ को मौका मिलेगा, आप ये थोड़ी सोचोगे सीधा इंटरप्रेटर जंप करके यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये मेरे हिसाब से है। आपके हिसाब से थोड़ी काम करता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का अपना एक रूल है, उसका अपना एक सिद्धांत है काम करने का, और वो रूल क्या है? टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली। आपकी थोड़ी सुनेगा वो तो अपने हिसाब से चलता है, टॉप टू बॉटम सीक्वेंस। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट पूरा होगा, ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में। उसके बाद ये इफ को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। 75 इज लेस देन 30, फॉल्स। फॉल्स होने की वजह से इफ के अंदर इंटरप्रेटर नहीं गया। ठीक है, उसके बाद अगले वाले इफ को मौका मिला। उसके बाद 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। सर सही बात है, 75 बड़े होते हैं 30 से, बराबर नहीं लेकिन बड़े तो फिर भी होते हैं। सही बात है, सही बात है। तो इंटरप्रेटर अंदर चला गया। उसमें इतना साइंस नहीं है कि ये थर्ड डिवीजन लिखा हुआ है, वो कह रहा है जो लिखा है मैं तो चला दूंगा उसको। आउटपुट आ गया थर्ड डिवीजन। उसके बाद इंटरप्रेटर इसको मौका देगा क्योंकि ये इफ है। जितने भी इफ होते हैं सबको मौका मिलता है, किसी को किसी से मतलब नहीं है कौन चल चुका है कौन नहीं चल चुका है। इसको मौका मिला, 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। सर ये बात भी ट्रू, ये बात भी सही है। सही है तो अंदर आ जाओ, फिर ये भी चलेगा। तो सर ऐसे तो फिर ये भी चलेगा। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा? थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन एंड फर्स्ट डिवीजन। ठीक है।
ये बात लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस करी थी, और मैंने 10-12 प्रोग्राम छोटे छोटे 2-2 लाइन के इस पे करके भी दिखाए थे। ठीक है। अगर आखिरी क्लास जो संडे को हुई थी, उसके बाद आज ही आपका लैपटॉप खुला है, तो ये बात आप भूल गए होंगे, और बीच में घर जाके आपने प्रोग्राम कर लिए थे, रिकॉर्डिंग पढ़ ली थी, नोट्स बना लिए थे, तो ये बात आपको याद रही होगी। ठीक है। इस बात को मैं हर क्लास में दोहराता रहूंगा, ताकि आप एंड ऑफ द क्लास ये ना कह पाए कि सर पहले से बताते, अब तो निकल चुका समय हमारा। क्या मैं दोहराता रहूंगा कि अगर आप घर जाके नहीं पढ़ोगे और इस गलत फहमी में रहोगे कि हमने ड्यू कैट को पैसे दिए हैं, अब ड्यू कैट ही पढ़ाएगा, हम पढ़ा रहे हैं, तब तक समझ में आएगा जब तक क्लास में हो। क्लास से जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा, और अगले दिन जब आओगे तो जीरो होकर आओगे, अगर घर जाके नहीं पढ़ा तो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, उतना अपना नुकसान कम करोगे, और इस बात को जितनी देर में मानोगे, अपना नुकसान उतना करते रहोगे। इसका मतलब ये क्लियर है कि जिस दिन आप यहाँ से जाओगे और घर पे आप नहीं पढ़ते हो, तो बस आपको टॉपिक के नाम याद होंगे, उसके अंदर क्या था सब भूल चुके होगे। अभी मैं टेस्ट ले लूं आपका, जितना मैंने पढ़ाया है, तो 2-4 ही पास होंगे, सारे फेल हो जाएंगे। और मैं वही पूछूंगा जब तक मैंने पढ़ाया है, फिर भी आप नहीं बता पाओगे। वो लोग नहीं बता पाएंगे जिन्होंने घर जाकर नहीं पढ़ा है। वजह वजह मैंने क्लियर कर दी। आप ऑफिस में काम करते हो, नौकरी करनी जरूरी है, सब काम जरूरी है, ये भी जरूरी है। पैसा लगाया है घर वालों का, तो ये भी जरूरी है। ठीक है। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। ये बात हम कर चुके थे डिस्कस, मुझे आज आगे बढ़ाना था, अभी हम आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक। अब हम नहीं चाहते सर ऐसा हो। ठीक है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन निकाला गया? सोल्यूशन निकाला गया सर बाउंड्री कंडीशन का। क्या करो? कुछ ऐसा करो कि भले ही इंटरप्रेटर इन इफ को मौका दे, लेकिन ये अपने आप को ऐसे चलाएं कि फॉल्स हो जाए, और वो अंदर जा ही ना पाए इंटरप्रेटर। तो यहां पर बाउंड्री बना दी कि सर 30 से ज्यादा नंबर आने पर थर्ड डिवीजन नहीं मानेंगे, 30 से ज्यादा भी होने चाहिए और 45 से कम भी होने चाहिए, तब थर्ड डिवीजन मानेंगे। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। एक कंडीशन और लगा देते हैं इसी में, मार्क्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 45। अगर 75 हैं तो ये बात तो सही है, लेकिन सर ये बात तो गलत है। तो अब जब मैं इसके साथ एक से ज्यादा कंडीशन यूज करना चाहता हूं, तो एक से ज्यादा कंडीशन यूज करने के लिए मैं कॉमा नहीं लगाता। जब भी एक से ज्यादा कंडीशन को कंबाइन करना होता है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक है लॉजिकल एंड और एक होता है लॉजिकल और। कब कौन सा लगाना होता है? अगर मुझे दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही फाइनल कंडीशन ट्रू चाहिए, तो मैं एंड लगाऊंगा। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होने पर मैं अपना फाइनल रिजल्ट ट्रू चाहता हूं, कोई भी एक बात सही हो जाए, तो मैं लगाता हूं और। तो इस बार अभी मुझे क्या लगाना चाहिए? एंड लगाना चाहिए कि और लगाना चाहिए? एंड, क्योंकि मैं दोनों बातें ट्रू करना चाहता हूं। ठीक है। तो लिखा मैंने यहाँ पर एंड। मार्क्स हमारा 45 से लेस भी होने चाहिए। तो अब ऐसे ही इसके लिए भी बाउंड्री बनाओ कि अगर आप सेकंड डिवीजन चाहते हैं, तो 45 से मार्क्स ग्रेटर होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन सर एक दूसरी बात भी सही होनी चाहिए कि मार्क्स की वैल्यू किससे कम रहनी चाहिए? 60 से कम भी रहनी चाहिए, तब सेकंड डिवीजन के रहेंगे। एंड मार्क्स लेस देन 60, क्योंकि इक्वल टू पे तो हमारा फर्स्ट डिवीजन हो ही जाएगी। बाकी हमने कहा बाकी सब सही है, ग्रेटर देन 60 पर चल रहा है, चलने देते हैं। अब देखो, एंटर मार्क्स 75, तो इसका मतलब अभी भी ये नहीं है कि इंटरप्रेटर सीधा उड़कर यहां से यहां पहुंच जाएगा। उड़ेगा थोड़ी इंटरप्रेटर, वो तो एक एक कदम आगे बढ़ेगा, पहले यहां जाएगा, इसको मौका देगा, ये फॉल्स हो गया, इसलिए अंदर नहीं गया इंटरप्रेटर। फिर इससे कहेगा आप चलो, ये ट्रू, ये फॉल्स, एंड क्या बोलेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि एंड दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू करता है। फॉल्स हो गया ओवरऑल, इसलिए अंदर नहीं गया। अब इंटरप्रेटर इससे बोलेगा आप चलो, ये ट्रू, ये फॉल्स, एंड क्या बोलेगा? फॉल्स, इसलिए अंदर नहीं गया। अब इसको मौका मिलेगा, ये ट्रू, ट्रू तो अंदर आ जाओ, फर्स्ट डिवीजन आ गया। इस तरह से हमारा रिजल्ट हमारे हिसाब से इस बार आ रहा है। अच्छा, मैं यहां पर कर दूं, मान लीजिए 20, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? फेल। अब यहां पर आउटपुट वाइज हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। जैसा हम
रिजल्ट में दिखाना चाहते थे वैसा आ रहा है। लेकिन इंटरप्रेटर से पूछते हैं कि इंटरप्रेटर कोई परेशानी तो नहीं पड़ रही है आपके लिए, तो इंटरप्रेटर क्या जवाब देगा उसको देखते हैं। तो मैंने जब यहाँ 20 लिखा तो इंटरप्रेटर ने क्या करा, सबसे पहले इस वाले इफ को चलाया, कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद आउटपुट आ गया फेल। अब आपका सोचने का तरीका और इंटरप्रेटर का सोचने का तरीका अलग हो गया। आप सोच रहे हो काम खत्म प्रोग्राम खत्म, इंटरप्रेटर कह रहा है काम खत्म हो गया प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है अभी। क्यों? इंटरप्रेटर इस इफ को भी चलाएगा। अब आप ये थोड़ी सोचोगे कि क्यों चला रहा है, फेल हो तो गया। इंटरप्रेटर कह रहा है मुझे क्या पता फेल कैसे कहते हैं, मेरे लिए सब एबीसीडी है, मैं तो अपना जो रूल है फॉलो करूंगा ही करूंगा। रूल क्या है? रूल है कि जितने भी इफ लिखे हैं सबको मौका दूंगा, कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास नहीं आया, अब सबको मौका दूंगा तो इसको मौका मिलेगा। अब यहां से हमारा कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, क्योंकि मार्क्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 30 नहीं है, फॉल्स। मार्क्स लेस देन 45 है, हमने कहा ये बात सही है, मार्क्स 45 से छोटे तो हैं 20, तो ये ट्रू। सोचो ये फॉल्स ये ट्रू, एंड क्या बोलेगा? फॉल्स, क्योंकि एंड ट्रू तभी बोलता है जब दोनों क्या हो? ट्रू। इसका मतलब ये वाला इफ ओवरऑल क्या आ गया? फॉल्स। इसीलिए इंटरप्रेटर इसके अंदर नहीं जा पाया। उसके बाद इंटरप्रेटर ने कहा आप चलो, इस वाले इफ से कहा आप चलो, तो इसका ये फॉल्स ये ट्रू, ओवरऑल फॉल्स आ गया, इसलिए अंदर नहीं गया, इसलिए अंदर नहीं गया। लेकिन इंटरप्रेटर ने मौका सबको दिया होगा, कोई यही नहीं कह सकता हमारे पास नहीं आया इंटरप्रेटर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ये बताओ किसी को प्रॉब्लम है? हमने कहा हाँ हमें है। क्या प्रॉब्लम बताओ? हमने कहा सब कुछ तो ठीक है, एफिशिएंसी प्रोग्राम की खराब हो रही है। जब हमें पहले पता चल गया कि भाई आप फेल हो गए हो, तो हम इंटरप्रेटर से ये कहना चाहते हैं कि फिर इनको मौका क्यों दे रहे हो, इनमें आप अपना टाइम क्यों लगा रहे हो? भले ये नहीं चलेंगे क्योंकि हमने कुछ ऐसा लिखा है कि फॉल्स हो ही जाएगा, लेकिन जो टाइम आप लगा रहे हो इनको चलाने का इनको चलाने का इनको चलाने का, क्यों चला रहे हो? एग्जीक्यूशन फास्ट हो सकता था अगर आप इग्नोर कर दो इन सबको, आगे यहाँ पे जो लिखा है उसे चलाते रहो, इन्हें मत चलाओ। तो इंटरप्रेटर कह रहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, और उस दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है एल इफ। तो इफ की जगह पर पहला इफ लिखेंगे, उसके बाद एल इफ, एल इफ, एल इफ। एल इफ एल्स की तरह ही है, जैसे इफ के साथ कॉम्बिनेशन में एल्स लगाते हो, इसी तरह से इफ के साथ कॉम्बिनेशन में एल इफ लगा सकते हो। दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जिस तरह से इफ के साथ हम एल्स लगा सकते हैं कंबाइन करके, उसी तरह से हम इफ के साथ कंबाइन करके एलिफ लगा सकते हैं। दोनों की शर्त एक ही है, इफ होना जरूरी है। एल्स अकेला नहीं आ सकता, एलिफ अकेला नहीं आ सकता। शुरुआत एलिफ से नहीं हो सकती, शुरुआत एल से नहीं हो सकती, शुरुआत हमेशा किससे होगी? इफ से ही होगी। इफ के बाद ही आप बताओ एल्स लगाएं। एल्स लगाओगे तो एक ही लगेगा, एलिफ लगाओगे तो जितने चाहें उतने लगा सकते हो। एल्स लगाओगे तो एल्स की अपनी निजी कंडीशन नहीं होगी, एलिफ लगाओगे तो एलिफ की अपनी कंडीशन भी होगी। ठीक है, अब मैंने इफ के साथ एलिफ लगा दिया। ठीक है, मैं प्रोग्राम में आगे भी कुछ लिख रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा और बेटर करके आपको समझा पाऊं जो मैं समझाना चाहता हूं। अब मैंने क्या करा, इस प्रोग्राम को रन कराया और मैंने यहाँ पर 20 नंबर दे दिए। अब इंटरप्रेटर क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा उसको समझते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा वैसे ही ये पहुंचा इस वेरिएबल के अंदर, इंटरप्रेटर अपने रूल के अकॉर्डिंग इसको चलाएगा, कंडीशन ट्रू आ गई, अंदर चला गया इंटरप्रेटर, आउटपुट आ गया फेल। अब उसके बाद इंटरप्रेटर ने कहा ये एलिफ है, एलिफ इफ के साथ डिपेंडेंट होता है, और इंटरप्रेटर इस एलिफ कंडीशन को तब चलाता है जब इसकी प्रीवियस कंडीशन क्या आई होती? फॉल्स। इसका मतलब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब इंटरप्रेटर इनको चलाएगा ही नहीं, अपना टाइम खराब ही नहीं करेगा, सीधा ये ट्रू होने के बाद कंट्रोल कहाँ आएगा हमारा? थैंक यू, ये आगे के जो स्टेटमेंट है उन पे चलेगा। अब जब इसको मैं रन कराऊंगा तो मेरा आउटपुट मेरे हिसाब से, और साथ में एफिशिएंसी भी पहले वाले प्रोग्राम से बेटर है। तो इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट और इससे पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट सेम है,
लेकिन दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम अलग होगा। ये वाला प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट हुआ होगा देन प्रीवियस। लेकिन इस बात को हम और समझेंगे और दोबारा समझेंगे। मान लीजिए मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया। अब मैंने लिखा 50। तो क्या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि सीधा इंटरप्रेटर यहाँ पे घूम जाएगा? यहाँ पर हमने कहा नहीं भाई, यहाँ क्यों जाएगा? इंटरप्रेटर का जो रूल है वो फॉलो करेगा, वो पहले इसके पास आएगा। ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? क्या 50 लेस देन है 30 से? नहीं, ये फॉल्स हो गई। अब अब तो सर इंटरप्रेटर बाहर निकल जाएगा। अभी आपने समझाया कि बस इफ चलाएगा उसके बाद बाहर हो जाएगा। दोबारा सुनेंगे। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो आगे की कोई कंडीशन नहीं चलती। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, अब दूसरी कंडीशन को मौका मिलेगा। अगर दूसरी वाली ट्रू हो गई ओवरऑल, तो आगे की कोई नहीं चलेगी। लेकिन अगर दूसरी भी फॉल्स हो गई तो फिर तीसरी वाली को मौका मिलेगा। तो इस तरह से इफ एलिफ आपस में डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी एलिफ कंडीशन तब एग्जीक्यूट कराई जाती है जब उसकी प्रीवियस सारी की सारी क्या आ रही है, हमारी फॉल्स आ रही हैं। अगर जैसे ही कोई भी ट्रू आ गई, अब जितने भी एलिफ हैं उनका एग्जीक्यूशन नहीं कराया जाएगा। अब एग्जीक्यूशन किस कोड का होगा? जो एलिफ के आगे का कोड लिखा हुआ है वहां से एग्जीक्यूशन आपका कराया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको एंटर करूंगा तो इस बार इंटरप्रेटर का समय इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, और साथ में इस पर नहीं लगेगा सर, क्योंकि यही ट्रू हो जाएगा हमारा। ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? सर फॉल्स आएगा, यानी कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, यहां पर ट्रू आएगा। अब ये वाला नहीं चलेगा। मतलब इंटरप्रेटर का टाइम इस बार बहुत ज्यादा नहीं बचा पाए हम। ठीक है, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे रन करा दूं, आउटपुट मुझे पता है फर्स्ट डिवीजन आएगा, उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं मेरा। मेरा इंटरेस्ट इस मामले में है कि इनमें से कितनी कंडीशन का एग्जीक्यूशन किया गया होगा। सारी कंडीशन एग्जीक्यूट हुई होंगी। इस बार आपका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो जब मैं इफ के साथ एलिफ लगाता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा मेरा एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कभी ऐसी पॉइंट बन जाएंगे कि मेरा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इफ लगाऊंगा तो गारंटी है कि कभी भी फास्ट नहीं होगा, फिर तो हमेशा ही सारे इफ चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप मल्टीपल कंडीशन को डिस्कस करते हैं तो इफ के साथ क्या लगाते हैं? एलिफ 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 यहां पर आप लगाते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं इसी प्रोग्राम में, प्रोग्राम को रन कराते समय मैंने लिख दिया 120, तो क्या दिक्कत आ रही है? हमने कहा जो हम मार्क्स यूजर से इनपुट करा रहे हैं ना, वो हम एवरेज मार्क्स मान के चल रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 आए होंगे, दूसरे में भी 100 आए होंगे, तो एवरेज भी 100 ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता आपका। भाई आपके मार्क्स की वैल्यू मैक्सिमम 100 ही तो हो सकती है, उससे ज्यादा कैसे हो सकती है? लेकिन हमारा इंटरप्रेटर ये बात थोड़ी जानता है कि मार्क्स किसे कहते हैं, 100 किसे कहते हैं। तो उसके हिसाब से अभी जब मैं एंटर करूंगा तो क्या आउटपुट दिखाई देगा मुझे? कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई है? जो ट्रू हो गई है सीक्वेंशियली वो पहले चलेगी, उसके आगे की नहीं चलेंगे। फिर कौन सा आएगा आउटपुट फिर? क्या चाहते थे? इनवैलिड मार्क्स। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम इंटरप्रेटर से चाहते हैं भाई आप इनवैलिड मार्क्स प्रिंट करो। तो अब बताओ इसमें क्या चेंजेस करूं मैं कि इनवैलिड मार्क्स को भी कंट्रोल करे वो? पहले क्या करें? लाइन नंबर के साथ बताओ, इस लाइन पर ये कर दो, ऐसे बताओ। लाइन नंबर 8 पर पहले एंड लगाएंगे, उस एंड में क्या लिखें? मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर मार्क्स की वैल्यू 100 तक भी है
100 से कम या 100 तक भी हो तो भी हमारा फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है। अब जब 120 आएंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए फिर क्या करें, एक एल्स ब्लॉक लगाएं। ठीक है, एल्स ब्लॉक है, एलिफ लगाएं, एलिफ ही तो पढ़ रहे हैं अभी हम, एलिफ ही पढ़ो। अभी जो पढ़ा है उसके हिसाब से बताओ एलिफ। अब बताओ क्या लिखे यहाँ पर, मार्क्स ग्रेटर देन 100, इक्वल टू मत लगा देना, इक्वल टू वो तो फर्स्ट डिवीजन है ना? और यहाँ लिख दिया मैंने इनवैलिड मार्क्स। ठीक है सर, अब आपका ये सही चल रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए ये कोड बनाया जा रहा है वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, मतलब अगर यूजर ऐसे कह दे कि भी मेरे तो -10 आए थे, जल्दीबाजी मत करना, जो चाहते हो वो मत देखना, जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से बताओ क्या आउटपुट आएगा। -10 पे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फेल, क्योंकि 30 से लेस है -10। लेकिन सर हम तो नहीं चाहते थे फेल हो जाए, हम तो फिर से चाहते थे इनवैलिड मार्क्स आ जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। आप कॉपी खाली छोड़कर आ जाओ या गलत लिख कर आ जाओ, 0 नंबर आएंगे मिनिमम, उससे कम का हमारा है ही नहीं यूनिवर्सिटी में। अब मुझे उसको भी इंप्लीमेंट करना है कि अगर कोई 0 से कम मार्क्स दे तो फिर से कह दो भाई ये भी गलत है। तो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, 0 से कम नहीं हो सकते, बाकी बीच का सारा खेल आपने लिख ही दिया है। तो कहाँ, किस लाइन पर चेंज करूं कि मुझे 0 से कम पे भी इनवैलिड मार्क्स मिल जाएं। लाइन नंबर के साथ बताओ किस लाइन पर क्या लिख दूं। लाइन नंबर 10 पे कुछ लिखने की कह रहे हो मुझसे, क्या लिख दूं बताओ। एंड मार्क्स लेस देन 0। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं रन, चलो जो भी है, इतने बता, मैं इसको चला कर दिखा देता हूँ। अब देख लो कि क्या होगा। पहला वाला कंडीशन ट्रू कि फॉल्स, पहले वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। पहले वाली जब ट्रू हो गई तो आगे वाले भले ही ट्रू होते उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा चलने का, तो ये तो बात खत्म हो गई, फेल हो गए सर फिर से आप। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो, आप बोलोगे इसको उठा के ऊपर ले जाओ, चलो कोई और सॉल्यूशन सोचो कि पहली वाली फेल हो जाए, पहली वाली कंडीशन फॉल्स आ जाए। कुछ ऐसा सोचो कि जब मैं मार्क्स की वैल्यू 0 से कम दूं तो पहले वाले को मौका मिले, कोई बात नहीं वो चले, लेकिन वो फॉल्स बन जाए, ट्रू बने ही ना। क्या लिखूं, सेकंड नंबर लाइन पर क्या लिख दूं यहाँ पर मैं, एंड, और साथ में क्या लगा दूं, मार्क्स लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मार्क्स 0 से ज्यादा होने चाहिए या बराबर हो, और 30 से कम होने चाहिए तो फेल है। ठीक है, तभी तो फेल होगा हमारा। ठीक है, अब मैं फिर से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस रन करा रहा हूँ प्रोग्राम, और आप मुझे बताना कि ऐसा क्यों आया, क्या वजह रही होगी। एंटर नहीं कर रहा हूँ, चलाओ, दिमाग में चलाओ प्रोग्राम को, आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा ये। हाँ, इनवैलिड मार्क्स तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। पहले बीच में कोई ट्रू तो नहीं हो गया, कौन सा ट्रू हो जाएगा -10 के आने से, लाइन नंबर के साथ बताओ कौन सी लाइन की कंडीशन ट्रू बन जाएगी अगर मैं ये इनपुट कर दूं तो। लाइन नंबर 4 कैसे ट्रू हो जाएगी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30, पहले ही फॉल्स हो गया, क्या 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा तो है ही नहीं। दूसरा भी एंड लगा हुआ है, जब पहले ही फॉल्स हो गया तो दूसरे की बात ही खत्म हो गई, अब दूसरा चाहे कुछ भी हो फॉल्स ही आना है। अच्छा दिमाग लगा के मुझे ना सीधा आउटपुट बता दो कि सर इसका आउटपुट ये आएगा, अपना आप लगाओ दिमाग, सोचो क्या है। इनवैलिड मार्क्स ले आओगे आप, अगर मैं आपको इंटरप्रेटर बना दूं तो आप इसको इनवैलिड मार्क्स बताओगे।
चलो, सब अपने आप को इंटरप्रेटर बना लो। आ जाओ सीधा लाइन नंबर 10 पर आ जाओ, मुद्दे की बात पर आ जाओ, यहीं पे जाना चाहते हो आ जाओ सीधा यहाँ पर। -10 इज ग्रेटर देन 100। फॉल्स हो गया। अब बीच में कौन लगा हुआ है? अब आगे चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, रिजल्ट तो क्लियर हो ही गया, फॉल्स ही आना है, क्योंकि एंड क्या बोलता है, दोनों ट्रू होने पर ही ट्रू आऊंगा। जब पहले ही फॉल्स हो गया तो दूसरा चलाओ चलाओ मत चलाओ, फॉल्स तो आना ही है। तो क्या अंदर जाएगा इसके? तो अभी जो लिखा है एरर तो नहीं है कि एंड क्यों लिख दिया और लगाओ? एरर क्यों है? क्या कोई सिंटैक्स में गलती करी है मैंने? सिंटैक्स विंटैक्स सब सही है मेरा, आपके हिसाब से आउटपुट नहीं आएगा, यही तो होगा बस, बट एरर तो नहीं आएगी ना। ये बात समझ में आती है कि -10 पर इनवैलिड मार्क्स क्यों नहीं आया? ये कंडीशन क्यों नहीं चली? क्योंकि बीच में आपने एंड लगा दिया है। एंड का मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अब या तो -10 100 से ज्यादा ही हो सकते हैं, या 0 से कम ही हो सकते, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बीच में क्या लगाना चाहिए था? अब अगर -10 लिखूंगा, ये वाली बात फॉल्स हो गई। कोई बात नहीं, अभी भी संभावना है कि ये चल पड़े ट्रू आ जाए। क्यों? बीच में क्या लगा रखा है मैंने, और हो सकता है ये ट्रू हो गया हो। सर इस बार ये ट्रू है, 0 से कम होते हैं -10, ये फॉल्स ये ट्रू। बट और क्या बोलेगा, एक भी ट्रू आने पर मैं पूरा ट्रू कर दूंगा और इफ के अंदर का एग्जीक्यूशन कर दिया जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस काम को यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई, तो यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलेगी कि किताब हमें ये तो बता सकती है, या सर हमें ये तो बता सकते हैं कि एंड का मतलब ये होता है और का मतलब ये होता है। ना तो कोई किताब ना ही सर ये बता सकते कि कहाँ एंड लगाना है कहाँ और लगाना है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए और एंड को लिख रहे हो। उसके बाद आपको ही डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे एंड लगेगा कि और लगेगा हो। डिपेंड करेगा पूरी तरह से सिचुएशन क्या है, किसके लिए कोड बना रहे हो। पहले से कहीं किसी किताब में ये बात नहीं लिखी होगी कि यहाँ एंड लगाते हैं और लगा, कॉन्सेप्ट लिखा होगा कि जब दोनों कंडीशन ट्रू के साथ आगे बढ़ना हो तो एंड लगाएंगे, और जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने के साथ आगे बढ़ना हो तो और लगाएंगे। इस रूल के आधार पर आपको सोचना होगा कि कब एंड लगाते हैं कब और लगाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। केबीसी में पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछा गया, कुछ भी, उसके 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है। अब जो बंदा बैठा है हॉट सीट पर, वो ये कह रहा है कि मैं क्लियर हूं कि ऑप्शन ए गलत है, हो ही नहीं सकता, पड़ा हुआ है मेरा। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, पड़ा हुआ है मेरा। ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ये सब पड़ा हुआ है मेरा। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि जो सी में लिखा है मैंने आज तक कभी उसे पढ़ा ही नहीं। तो अब उसे लाइफलाइन यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? है, क्वेश्चन दोबारा सुनो। ऐसे सोच रहे हो जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि केवीसी में एक बंदे से क्वेश्चन पूछा गया जिसके 4 ऑप्शन थे। अब वो ये कह रहा है कि मुझे पढ़ा हुआ है कि ए तो गलत है, क्योंकि मैं जानता हूं ए के बारे में। बी ऑप्शन भी गलत है, मैं ये भी जानता हूँ। और डी ऑप्शन भी गलत है, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन मेरा ये पढ़ा हुआ नहीं है कि सी सही है कि गलत है। अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे कर रहा हूँ कि वो लाइफलाइन ले गए या ना ले? ना ले, फिर कैसे आंसर देगा? सही सही है, वो ये कह रहा है मेरा पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको लाइफलाइन नहीं लेनी चाहिए, आंख बंद करके इसको कह देना चाहिए सही है, क्योंकि 4 ही तो ऑप्शन है। अब आप 3 के साथ श्योर हो कि ये गलत है। अब चौथा जो बच गया, भले ही वो सही है गलत है आपकी नजरों में, लेकिन वो एक्चुअल में सही निकलेगा, है ना? यही तो रीजनिंग रीजनिंग लगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पर अगर मैं
बहुत सारे इफ एलिफ लगा चुका हूं, तो लास्ट में एक एल्स भी पुट कर सकता हूं। और एल्स का फायदा ये होता है कि उसकी अपनी निजी कंडीशन नहीं होती है। अगर इसके पहले जितनी भी कंडीशन है, इफ एलिफ एलिफ एलिफ, अगर ये सारी चली और सबने फॉल्स दे दिया, तो आंख बंद करके इसे चला दो। हमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि क्या करें क्या ना करें। अगर आपने सारे चेक कर लिए और सारे फॉल्स हैं, तो यही सही है। फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब मत करो चेक करने में, सोचने में कि सही है कि गलत है। सही है फिर ये। तो इसका मतलब जैसे मैं इफ के साथ एल्स लगा सकता हूं, उसी तरह से इफ एलिफ के साथ भी एल्स लगाया जा सकता है। और ये एल्स तभी चलता है जब जितने भी इफ एलिफ लगे थे सारे फॉल्स हैं, तभी यहां तक बात पहुंचेगी और फिर ये चलेगा। अगर इसके पहले इनमें से कोई भी ट्रू हो गया, तो फिर एल्स हमारा नहीं चलेगा। इससे फायदा क्या कर लिया आपने? थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फास्ट कर लिया। एक कंडीशन तो कम हुई कम से कम। इंटरप्रेटर को ये चलानी पड़ी, ये चलानी पड़ी, ये वाली भी। यहाँ पे जो लिखा था पहले लाइन नंबर 10 पे, वो भी चलाना पड़ेगा ना, तब ट्रू आएगा, तब यहाँ जाएगा। इस बार कम से कम उतना तो बचा मेरा एग्जीक्यूशन, है ना। तो बस ऐसा करके मैंने थोड़ा सा एग्जीक्यूशन फास्ट करने की कोशिश करी है। अभी भी आपका आउटपुट यही हमारा आ रहा है। सिंटैक्टिकली हम इफ एलिफ के साथ एल्स भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि लगाना चाहिए तो लगाइए, आपको लगता नहीं लगाना तो आप मत लगाइए। इफ के साथ कितने एलिफ आ सकते हैं? जितने चाहे उतने आ सकते हैं। इफ के साथ एलिफ के बाद एल्स लगा सकते हैं, एक लगा सकते हो मैक्सिमम, लगाना चाहते हैं तो। नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। ऐसा नहीं कर सकते कि इफ फिर एलिफ फिर बीच में एल्स फिर एलिफ, नहीं। सीक्वेंस क्लियर है। इफ, सारे एलिफ, उसके बाद फिर एल्स। एल्स ऑप्शनल है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रोग्राम को भी यूज कर सकते हैं उस काम को करने। बाकी आप जैसे चलाएंगे उसके हिसाब से आउटपुट आपका आएगा। ठीक है। ये प्रोग्राम बनाइए, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम मैं आपको बनाने के लिए देता हूँ। तो ये अब तक की जो सिचुएशन थी, उसमें बेस्ट फिट प्रोग्राम है एफिशिएंसी के मामले में। जिनका हो गया वो ये वाला प्रोग्राम बनाए।
जिनका ये प्रोग्राम बन जाए वो ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर से उसकी सैलरी पूछनी है, और सैलरी 0 से 10,000 तक है तो लो सैलरी आउटपुट आना चाहिए। 10,000 से ज्यादा और बिलो 35,000 है तो एवरेज सैलरी आनी चाहिए। अब 35,000 है तो हाई सैलरी आनी चाहिए। और बिलो जीरो अगर यूजर बताता है तो इनवैलिड सैलरी आउटपुट आना चाहिए। ये बनाओ, मुझे चेक कराओ। जो लोग ऑनलाइन है चैट में मुझे शेयर कर दें, जो लोग रन कराएंगे स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दें चैट में। आई गेस अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर अभी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। उन 40 में लगभग अगर मैं देखूं तो 20 लोगों ने बना लिया है, बाकी 20 ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। ये सही है जिसका भी है। तरुण सही है आपका। ये गलत है। लास्ट में ये था किसका? शुभम नेगी। सही नहीं है आपका। ये भी सही नहीं है, रमन झा ये भी सही नहीं है। चलो मैं बनाता हूँ है ना, क्योंकि हमें आगे जाना है। तो देखें भाई क्या हम लोग इसमें करना चाहते थे। तो प्रोग्राम को मैं फिर से लिख लेता हूँ कमेंट बना के, ताकि प्रोग्राम में लिखा भी रहे और इसका कोई फर्क भी ना पड़े। तो यूजर से इस बार हम मार्क्स से गए सैलरी इनपुट करा रहे हैं। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सर आपने 10K लिखा था तो हमने स्ट्रिंग मान लिया, तो यहाँ के का मतलब 1,000 से हमारा है, 10,000 की बात हो रही है। ठीक है, आप ये सोचें सर के तो स्ट्रिंग में आ सकता है, तो ठीक है आप अपनी जगह सही है, लेकिन थोड़ा साइंस होना चाहिए कि के का मतलब मैं 0 से 10,000 की बात कर रहा हूँ रादर देन 10K की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूजर से स्ट्रिंग में नहीं रखना है, इसको फ्लोट या इंटीजर में रखना था। तो अब अगर आपकी सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एज वेल एज आपकी जो सैलरी है वो लेस देन आपका 10,000 है, लेस देन इक्वल टू 10,000 है, तो आपकी लो सैलरी है, ऐसा आपने प्रिंट करने के लिए कहा है। एलिफ अगर आपकी सैलरी अब 10,000 है एंड बिलो आपका 35,000 है, बिलो 35 इक्वल टू नहीं, तो आपका आना चाहिए था एवरेज सैलरी। और अगर आपकी सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है, तो साथ में कोई बाउंड्री नहीं है कितनी ज्यादा है कितनी भी ज्यादा हो, तो आपको लिखना था हाई सैलरी। अब इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, एल्स लगाकर लिख दिया मैंने इनवैलिड सैलरी। अब इसके अलावा में एक ही बात रह जाती है कि भाई 0 से लेके 35,000 या उससे अब तक का आपने बना लिया, अब जो रह गया है वो नेगेटिव का ही रह गया है। तो मैं चाहूं तो लिख दूं एलिफ सैलरीज लेस देन 0 तो भी सही है, और मैं चाहूं तो सिर्फ एल्स लगा दूं तो भी आपका चल जाएगा। देखते हैं। तो मैंने लिखा एंटर सैलरी, मैसेज को चेंज कर देते हैं। तो मैंने शुरू करा -2,000 से, इनवैलिड सैलरी। फिर चलाया, मैं लिखा 2,000 लो सैलरी, मैं लिखा 12,000 एवरेज सैलरी, मैं लिखा 35,000 हाई सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमें यहाँ पर बनाना था। चलिए, तो काफी लोगों ने ट्राई करा, काफी लोगों ने अटेम्प्ट करा इसको। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा दूंगा तो एरर नहीं आएगी, लेकिन एग्जैक्ट 10,000 जब सैलरी होगी तो इन दोनों में पहले किसको मौका मिलेगा? इस वाले को। तो यही चलेगा, आगे क्या चलेगी नहीं फिर।
तो अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसमें मल्टीपल कंडीशन ट्रू होने की संभावना है, तो एरर नहीं आती है। एरर तो सिंटैक्स में आती है। आप जो डेटा लिख रहे हैं सैलरी कंपेयर करने का, वो सिंटैक्स थोड़ी बहुत का लॉजिक है। तो अगर वो मल्टीपल कंडीशन ट्रू हो रही हैं तो सीक्वेंस में जो पहले ट्रू हो गई फिर वही चलेगी। लेकिन अगर आपने इफ लगा रखा हो तो सारे चलते हैं। एलिफ में जो पहले आता है जो सही है वो चलता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए इस बार हमें क्या करने को कहा गया। जैसे हम लोग पेटीएम यूज करते रहते हैं, ठीक है, तो पेटीएम के लिए हमें कोई कैशबैक का एक कोड बनाने के लिए कहा गया। कैसे कहा गया? जब आप पेटीएम से किसी को पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट की वैल्यू अगर 1000 या उसके अबव है, तो एक सरप्राइज कैशबैक पेटीएम आपको देगा 50 रुपए का। इमीडिएट कैशबैक आ जाएगा और आप जो भी पेमेंट कर रहे थे 50 माइनस करके पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पेमेंट करते समय 999 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको हम ये नहीं बताएंगे कि 1 रुपए का पेमेंट और कर दो 50 का फायदा हो जाएगा आपको। सरप्राइज रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें अपना कोड बनाना है जो बनाकर हम पेटीएम वालों को बाद में अपना देंगे। काइंड ऑफ ऐसे मान के चलते हैं। अब जो अमाउंट है ये अभी के लिए आप यूजर से इनपुट ले लो। जैसे अभी तक यूजर इनपुट लेते आए हैं ऐसे ही आप इनपुट ले लो। तो जो भी अमाउंट है वो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया फ्लोट मानते हुए। यहाँ लिख दिया एंटर अमाउंट। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन लिखनी है कि भाई ये अमाउंट 1000 या उससे अब है कि नहीं। तभी मुझे कैशबैक का लॉजिक लिखना है। तो इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, अब मुझे इमीडिएट 50 रुपए का कैशबैक देना है। कैशबैक का मतलब है कि जो अमाउंट आपको पे करना था उसमें से माइनस कर दो 50 रुपए। तो अमाउंट में से माइनस कर दिया 50 रुपए। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ रखें? वापस से अमाउंट में डाल दो क्योंकि अमाउंट में से तो माइनस करना है। तो जो आउटपुट है वो यही होना चाहिए। तो अमाउंट की नई वैल्यू, अमाउंट की पुरानी वैल्यू जो भी है उसमें से -50 कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं एक प्रिंट मैसेज दिखा देता हूं कि भाई 50 कैशबैक एडेड। फिर एक मैसेज दिखा देता हूं कि भाई फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट अब मुझे जो भी दिखाना है मैं कॉमा लगाकर यहीं पे लिख देता हूँ। हमने सीखा है प्रिंट से जब दो चीजें प्रिंट कराते हैं तो बीच में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया। अब मैं इस प्रोग्राम को ऐसे रन कराता हूँ। मैंने लिखा भाई मुझे 1200 रुपए का पेमेंट करना है। अब इफ कंडीशन चलेगी, 1200 बड़े होते हैं 1000 से, सही बात है। इफ के अंदर का कोड चलेगा और अमाउंट वेरिएबल में जो 1200 पड़ा है उसमें से 50 माइनस कर देंगे, 1150 रह गए और वापस से अमाउंट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फिर प्रिंट हो जाएगा 50 का कैशबैक मिल गया है और प्रिंट हो जाएगा फाइनल अमाउंट इतना पे कर दो। अब आप 1150 अपना पे कर दो। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं फिर से चला रहा हूँ। आप मुझे बताना कि क्या होगा। मैंने 900 रुपए का पेमेंट करना है। तो ये बताओ इफ कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है इस बार? फॉल्स। तो क्या इफ के अंदर का कोड चलेगा? नहीं। अब एंटर करने के बाद यूजर को क्या दिखाई देगा मुझे ये बता दो। यूजर को क्या दिखाई देगा एंटर करने के बाद?
कुछ भी दिखाई नहीं देगा, या फाइनल अमाउंट फिर भी दिखाई देगा? आप क्या चाहते हो और आपने जो कोड लिखा है उससे क्या होगा, ये दो अलग बात होती हैं। आप जो चाहते हो वो आउटपुट में नहीं आता, जो कोड में लिखा होता है वो आउटपुट में आता है। हम चाहते थे कि फाइनल अमाउंट तो फिर भी आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोड आपने फाइनल अमाउंट वाला प्रिंट मैसेज भी किसके अंदर लिखा हुआ है? इफ कंडीशन के अंदर। तो वो तभी चलेगा जब इफ की कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी। क्या इस बार वो ट्रू है? नहीं। तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो अब मुझे इस गलती को सही करना है। तो ये गलती सिंटैक्स नहीं है, लॉजिकल एरर है। क्या करूं ऐसा मैं कि फाइनल अमाउंट का मैसेज चले ही चले? तो दो चीजें हमारा दिमाग प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले जो प्रोड्यूस करेगा वो एल्स ब्लॉक करेगा, कि एल्स लगा दो। तो हम ये नहीं जान रहे कि वो सही है या गलत है। हमारा दिमाग जो हमसे कह रहा है वो कर दो, तो क्या वो गलत है तो हमें सीखने को मिलेगा, सही है तो काम हो ही गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करा, एल्स ब्लॉक लगाया और एल्स ब्लॉक के अंदर इस मैसेज को डाल दिया। मैंने इस प्रोग्राम को फिर चलाया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1500 रुपए, एंटर करा। अब बताओ इफ की कंडीशन ट्रू के फॉल्स? ट्रू। इफ के अंदर इंटरप्रेटर गया, अमाउंट की वैल्यू -50 करके अमाउंट में रख दी, प्रिंट। लेकिन क्या होगा, 50 कैशबैक एडेड। हर वो लाइन जो प्रोग्राम में लिखी है वो थोड़ी प्रिंट होती है, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट से ही आउटपुट जनरेट होता है। अब आप लाइन नंबर 3 जब रन होगी तो ये थोड़ी कहेंगे कि सर अमाउंट प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रिंट नहीं कराया। वेरिएबल में स्टोर हो गया, जब कराओगे तब हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, फाइनल अमाउंट प्रिंट कराओगे कि नहीं कराओगे? दिमाग से नहीं, कोड से। कोड से फाइनल अमाउंट प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एल्स तब चलता है जब इफ कंडीशन क्या होती, फॉल्स। लेकिन इस बार इफ कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। तो सर वो तो चलेगा ही नहीं। अब सर ये तो खेल सही नहीं रहा आपका, क्योंकि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तभी तो फाइनल अमाउंट आएगा। बट आप बताओ, फाइनल अमाउंट को कब चाहते थे? हमने कहा दोनों सिचुएशन में, चाहे इफ चले चाहे ना चले, फाइनल अमाउंट तो मुझे चलाना ही चलाना है। तो क्या इस स्टेटमेंट के लिए कोई कंडीशन है? हमने कहा नहीं, इसके लिए कोई कंडीशन है ही नहीं, ये तो चलना ही चाहिए, चाहे इफ सही हो या ना हो। इसका मतलब एल्स नहीं लगाना है, इसको बिना कंडीशन के अनकंडीशनल बनाकर लिख देना है। अब देखो यहां पर मैं लिखूं 1500 या 1400, तो ये बताओ लाइन नंबर 5 क्या किसी कंडीशन पे चलेगी या हमेशा चलेगी? अनकंडीशनल है वो, हमेशा चलेगा। या तो इफ के स्टेटमेंट के बाद या इफ के स्टेटमेंट के बिना चलेगा जरूर वो। ठीक है, 50 कैशबैक ऐड हो गया, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, इफ का ब्लॉक खत्म हो गया, फिर इफ के आगे का कोड चला, फाइनल अमाउंट प्रिंट हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैंने फिर से रन कराया, एंटर अमाउंट 200 रुपए, इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन आगे का कोड तो फिर भी चलेगा, और आगे के कोड में लिखा है फाइनल अमाउंट 200 रुपए। अकेला इफ काम करता है, जबरदस्ती नहीं है कि इफ लगाया है तो एल्स लगाना ही पड़ेगा, इफ लगाया है तो एलिफ लगाना ही पड़ेगा। जरूरत है तो लगा लेना, सिंटैक्स ऐसा नहीं कहता कि इफ है तो एल्स जरूर आएगा। आपकी जरूरत है तो लगा लो, नहीं है तो मत लगाओ। अकेला इफ से भी आपका लॉजिक अगर बन जाता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यहां तक की कहानी हमारी समझ में आ गई। अब इस कहानी में हम एक और मोड़ लेकर आते हैं। अब पेटीएम हमसे ये कह रहा है कि अगर यूजर को पहला वाला कैशबैक मिल गया है, 50 का कैशबैक उसे मिल चुका है 1000 रुपए की पेमेंट होने की वजह से या उससे ऊपर की पेमेंट होने की वजह से। अब यूजर एक प्रोमो कोड के लिए भी एलिजिबल हो गया है। अब यूजर को एक प्रोमो कोड बताना है। अगर वो प्रोमो कोड की वैल्यू भारत है तो 50 रुपए का कैशबैक और दे दो उसे। और अगर प्रोमो कोड की वैल्यू भारत ना होकर कुछ और हो गई तो इस बार सरप्राइज नहीं है, इस बार उसे बताओ इनवैलिड प्रोमो कोड है आपका। दोबारा नहीं पूछना है, आगे बढ़ जाओ, जो पेमेंट उसको करना है वो उसे बता दो। तो अब बताओ,
इस बात का कोड कैसे आगे बढ़ाएं कि अगर यूजर पहला कैशबैक दे चुका है तो अब हम उससे प्रोमो कोड के लिए पूछेंगे। यूजर से प्रोमो कोड पूछना है। कब पूछना है? प्रोग्राम की शुरुआत में नहीं पूछना है। जब पहला वाला कंडीशन ट्रू हो जाए, 50 का कैशबैक मिल जाए, इसके अंदर यूजर से इनपुट लेना है। यानी कि इफ के अंदर भी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यहां पर लिया मैंने एंटर प्रोमो कोड। प्रोमो कोड स्ट्रिंग में ही रखेंगे, वो इंटीजर फ्लोट नहीं है। ठीक है। और इसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, लेट अस सपोज पीसी प्रोमो कोड। अब क्या करना है आगे इस प्रोमो कोड के साथ? चेक करो कि क्या ये भारत है। अगर ये भारत है तो 50 का कैशबैक और दे दो। और अगर ये भारत नहीं है तो कैशबैक नहीं देना है, बट बता देना यूजर को कि भाई प्रोमो कोड आपका गलत हो गया है। क्या लिखूं यहां पर आगे अब मैं? चेक करने के लिए फिर क्या लगाते हैं? इफ। यानी कि इफ के अंदर आप ऑलरेडी हो, उसके अंदर फिर से जरूरत पड़ गई एक और इफ लगाने की, तो आप लगा सकते हैं। ऐसे इफ को जो ऑलरेडी एक इफ के अंदर लिखा गया है, नेस्टेड इफ के नाम से इसको हम जानते हैं। तो नेस्टेड इफ कोई अलग से टॉपिक नहीं है पाइथन के अंदर। नेस्टेड इफ एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। आप एक इफ के अंदर कोई कोड बना रहे थे और फिर से आपको एक और कंडीशन चेक करनी पड़ गई, तो डेट मीन्स आप इफ के अंदर इफ लगाओ। आसान भाषा में इसको समझने का एक और तरीका बताता हूं। आपके घर पे मेन गेट लगा हुआ है, आपके घर के अंदर एक कमरा भी है, आपके पास मेन गेट की चाबी है बट कमरे की चाबी नहीं है। तो ये बताओ, आप घर में तो एंटर कर ही जाओगे, लेकिन अगर कमरे में एंटर करना तो एक चाबी और चाहिए। अब वो है ही नहीं आपके पास। इसका मतलब कमरे में एक्सेस नहीं मिलेगा, घर में घूमकर अपना आ जाओ। सेम कहानी यहाँ पर है। ये मेन गेट हो गया, इसकी चाबी यानी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर घूम लो। लेकिन अंदर और जाना है तो एक कंडीशन और ट्रू करानी पड़ेगी, तब अंदर जाओगे, वरना अंदर नहीं जा सकते। इतना तो अपना करके आ जाओ काम। तो मतलब नेस्टेड कंडीशन। इफ प्रोमो कोड इक्वल टू भारत। अब ये बताओ सर, हमने ये सीखा था कि इफ ब्लॉक के साथ काम करता है, तो अंदर वाले इफ का भी ब्लॉक बनेगा। अगर मुझे इस कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ भी एग्जीक्यूट करना है तो क्या वो भी एक ब्लॉक बना के लिखना पड़ेगा? हमने कहा हर इफ ब्लॉक के साथ ही लिखा जाता है। सर ऑलरेडी हम एक ब्लॉक के अंदर ही हैं। हमने कहा नहीं, हर इफ का अपना ब्लॉक होगा। वो आउटर वाले इफ के ब्लॉक में आप चल रहे हो, ये नेस्टेड इफ है, इसका अपना इंडेंटेड ब्लॉक होगा। यानी कॉलॉन इंडेंटेशन के साथ आप अपना कोड लिखेंगे। फिर से 50 का कैशबैक देना है, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस 50। अच्छा सर मैं ऐसे लिख दूं तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इफ ब्लॉक बिना इंडेंटेशन के नहीं बनेगा। ये नहीं कह सकते ऑलरेडी हम इंडेंटेशन के अंदर है, नहीं, वो आउटर वाले इफ का है। आप नेस्टेड इफ का अपना अलग बनाएंगे, यहां पर ऐसे करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर से लिख दो, 50 कैशबैक और मिल गया, 50 कैशबैक एडेड फॉर ऑल प्रोमो कोड। ठीक है। अब मान लो सर यूजर ने जो प्रोमो कोड दिया भारत नहीं हुआ, फिर कुछ करना है? हमने कहा इस बार करना है, यूजर को बताना है, यूजर को जताना है कि भी गलत है प्रोमो कोड आपका। तो क्या लगा दूं इस बार यहां पर मैं? एल्स। नेस्टेड इफ का एल्स है, आउटर वाले इफ का नहीं है ये। तो जब आप एल्स लगाते हो तो ये एल्स किसी भी इफ का नहीं होगा, इंडेंटेशन लेवल के हिसाब से जो इसका मैचिंग इफ होगा उसका एल्स होगा ये, ना कि इस वाले का एल्स हो गया ये। ठीक है। इस वाले का एल्स वो होगा जो इसके इंडेंटेशन लेवल से मैच कर रहा होगा। ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं इसको खिसका के इधर ले आऊं तो ये वाला एल्स अब इसका नहीं है, ये वाला एल्स अब किसका हो गया? इस वाले इफ का हो गया। तो सर उस वाले इफ का तो एल्स हमें बनाना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसकी। हमें हमें तो नेस्टेड का ही बनाना था। एल्स ब्लॉक। और यहाँ पर आपको जस्ट एक मैसेज देना है, इनवैलिड प्रोमो कोड। ठीक है। कुछ और? हमने कहा नहीं कुछ और नहीं करना। हो गया? हमने कहा हाँ। देखो रन कराओ इसे। तो यहाँ पर मैंने एंटर अमाउंट मान लो लिख दिया मैंने 1200। अब इसको रन करते हैं। लाइन नंबर 2 पर कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर लाइन नंबर 3 चलेगी, अमाउंट की वैल्यू 1150 रह गई।
प्रिंट हो गया, 50 कैशबैक मिल गया। लाइन नंबर 5 पे फिर से अब यूजर प्रोमो कोड एंटर के लिए बैठा होगा। अब प्रोमो कोड की वैल्यू मान लो मैं देता हूं भारत, तो मैंने यहाँ लिख दी मान लीजिए भारत। और जैसे ही मैंने प्रोमो कोड भारत दिया, अब लाइन नंबर 6 की कंडीशन चेक होगी, ट्रू आ गई। जैसे ही ट्रू आएगी, लाइन नंबर 6 का जो ब्लॉक है उसके अंदर कोड चलेगा, 50 का कैशबैक और मिल गया। और उसके बाद आपका मैसेज आ गया 50 कैशबैक मिल गया प्रोमो कोड के लिए। एल्स ब्लॉक चलेगा नहीं। अब ये बताओ, ये वाला इफ खत्म हो गया, जितना था चलाने को सब चल चुका। अब ये वाली लाइन चलेगी लास्ट में, क्या प्रिंट हो जाएगा, फाइनल अमाउंट जो हो चुका होगा वो प्रिंट हो जाएगा कि भाई 1100 रुपये पेमेंट कर दो। अब इसको दोबारा चलाते, मैंने कभी 1500 रुपये का पेमेंट करना है, तो पहला कैशबैक मिल जाएगा। और मैंने लिख दिया मान लीजिए एंटर प्रोमो कोड, यहाँ पे लिख दिया पाइथन। तो अब ये बताओ सही है गलत है? गलत है। तो ये बताओ कि अगर ये गलत है तो 50 का कैशबैक जो और मिलना था वो नहीं मिलेगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। लेकिन जो ऊपर वाला मिल गया वो तो चलता ही रहेगा, हमने कहा वो चलता रहेगा। इनवैलिड प्रोमो कोड, लेकिन 50 का कैशबैक जो पहले मिल गया था वो तो अप्लाई है ही। अब इसको तीसरी बार चलाया, मैंने कहा जी 999 रुपये का पेमेंट करना है। अब कितना पेमेंट करना होगा इसे? 999 बताएंगे नहीं, इसे बताना नहीं 1 रुपया रह गया है। 1 रुपया और जोड़ दो तो 49 का फायदा कर लोगे, 50 तो माइनस हो जाएंगे आपके। सरप्राइज्ड है, इतना ही पे कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम नेस्टेड कंडीशन पे काम कर सकते हैं। बनाइए इसे। ठीक है, कल मिलेंगे 10:30, आज इतना ही।